आज से हम लोग त्रिभुज में चैप्टर 6.1 को शुरू करेंगे। कल हम लोग त्रिभुज के बेसिक जानकारी को प्राप्त किए थे, क्लियर। तो उसको 1 मिनट में हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग त्रिभुज का 6.1 चैप्टर को शुरू करेंगे, क्लियर। तो देखो, कल हम लोग 2 टर्म पढ़े थे। एक समरूप के बारे में पढ़े थे, समरूप आकृति क्या होता है, और एक जो है हम लोग पढ़े थे सर्वांगसम आकृति के बारे में। किसके बारे में? तो समरूप आकृति और दूसरा सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति। देखो, समरूप में क्या क्या बताए थे कि इसमें जो है कोण जो है संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर। और दूसरा कंडीशन बताए थे कि संगत भुजा समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती, यानी संगत भुजा जो होगा वो समान अनुपात में होगा, क्लियर। और यहाँ पर क्या बोले थे कि इसमें जो होगा संगत कोण, इसमें भी क्या होगा? बराबर, संगत कोण बराबर। और यहाँ पर दूसरा में जो होगा इसमें वो होगा संगत भुजा बराबर। देखो, यहाँ पर दोनों टर्म आ रहा है बराबर का, भुजा भी बराबर और कोण भी, यानी कि संगत कोण से बराबर, संगत भुजा से बराबर। तब हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति। और संगत कोण बराबर और संगत भुजा जब समानुपाती होगा तो उसको हम लोग समरूप आकृति कहेंगे। दोनों में बेसिक यही अंतर है। अब देखो, कोई आकृति अगर सर्वांगसम है, ध्यान से सुनना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। कोई आकृति अगर सर्वांगसम है तो वो आकृति समरूप होगा, सर्वांगसम आकृति समरूप होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि समरूप आकृति हमेशा सर्वांगसम होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ये तुम लोग को पता होगा कि आयत, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, यानी सभी आयत वर्ग नहीं होंगे लेकिन सभी वर्ग आयत होते हैं। अब देखो, ये दोनों बात में अंतर है कि सभी आयत जो है वो वर्ग नहीं होगा लेकिन सभी वर्ग जो है आयत होगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रखना कि सभी आयत वर्ग नहीं होंगे लेकिन सभी वर्ग आयत होंगे। उसी प्रकार सभी सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होगी। जितने सर्वांगसम आकृति होंगे वो सभी समरूप होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति ही हो, क्लियर। जैसे यहाँ पर है वैसे ही याद रहेगा। यहाँ कह सकते हो कि आयत के जगह पर समरूप और यहाँ पर वर्ग के जगह पर सर्वांगसम बैठाओगे तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। तो अगर पूछे कि सभी वृत्त होते हैं तो देखो, सभी वृत्त जो है ना हमेशा होगा समरूप, कभी कभी सर्वांगसम हो सकता है। लेकिन अगर कोई आकृति दो है और दोनों आकृति सर्वांगसम है तो वो हमेशा समरूप होगा, याद रहेगा। क्योंकि ये सब जो है ना डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि सभी वर्ग हमेशा होते हैं या फिर वर्ग हो सकते हैं, दो वर्ग आपस में हो सकते हैं। पहला देगा समरूप, दूसरा सर्वांगसम, तीसरा कभी समरूप कभी सर्वांगसम, और चौथा दोनों। तो हम लोग किस पर टिक करेंगे? ऑप्शन तीसरा पर टिक करेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो अगर आकृति है तो हो सकता है कि दोनों आकृति, जैसे कि हम दो वर्ग ले लें, दो वृत्त ले लें, दो समबाहु त्रिभुज ले लें, तो वो हमेशा समरूप होगा लेकिन कभी कभी सर्वांगसम भी हो सकता है। कब? जब ई वाला टर्म को फुलफिल करेगा कि संगत कोण बराबर और संगत भुजा समान अनुपात में, उस कंडीशन में आकृति सर्वांगसम होगा। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जो है ना स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा भार 10वीं में 2 चैप्टर में लगता है, एक त्रिकोणमिति और एक ज्यामिति, क्लियर। लेकिन ज्यामिति चैप्टर सबसे आसान होता है। इसलिए आसान होता है कि इसमें जोड़ घटाव गुणा का कोई यूज नहीं है, बहुत कम यूज है, नहीं के बराबर। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है ना हमको बहुत आसान लगता है। और जो बच्चा डेली अगर क्लास करे उसको त्रिभुज चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ये चैप्टर में जो है ना कोई भार नहीं है। परेशानी होता है सांख्यिकी में, गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है। परेशानी होता है क्षेत्रमिति में, वहाँ पर गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट उस चैप्टर को इजी मानते हैं और त्रिकोणमिति और ये जो है ज्यामिति इस चैप्टर को भारी मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक कहावत है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। अगर ठान लोगे कि ये भी चैप्टर बहुत इजी है तो हम लोग इजी वे में इसको कर सकते हैं, क्लियर। तो चलो हम लोग अब इसका चैप्टर शुरू करते हैं, 6.1 चैप्टर।
ठीक, निकाल लो 6.1 चैप्टर। देखो यहाँ पर दिया गया है 6.1 चैप्टर में जो पहला सवाल है वो दिया गया है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये कोष्ठ में जो शब्द दिया गया है सर्वांगसम समरूप करके, उसमें कौन सा शब्द वो खाली जगह में आएगा वही जो है भरना है। तो किताब सबके पास है, किताब निकाल लो। और देखो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन, जो सभी वृत्त होते हैं। अब देखो सभी वृत्त हम कल ही बताए थे कि सभी वृत्त आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम कब होगा, जब त्रिज्या जब सेम रहेगा तब होगा। लेकिन यहाँ त्रिज्या के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पर सीधा लिखा गया है पहला कि सभी वृत्त, और उसके बाद यहाँ पर खाली जगह कर दिए, यहाँ पर कर दिया गया है होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, समरूप भर देंगे। क्लियर है, सर्वांगसम नहीं ना भराएगा, समरूप। बस हो गया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन जो देखोगे, पहला का दूसरा क्वेश्चन, तो पहला का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दूसरा में भी क्या होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्लियर है ये भी। अब अगला देखो, इसी का तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। हम कल ही बताए थे, यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया गया है, एक दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज और एक दिया गया है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है सम का मतलब समान या बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो दो भुजा है वो क्या होगा, बराबर, और दूसरा वाला में जो है तीनों भुजा होगा बराबर, क्योंकि वो समबाहु है। तो कल ही बताए थे कि समबाहु त्रिभुज, वृत्त और वर्ग ये तीनों क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, यानी कि अगर दो समबाहु त्रिभुज लेंगे तो दोनों आपस में समरूप होंगे, दो वृत्त लेंगे तो दोनों वृत्त आपस में समरूप होंगे। क्लियर। दो वर्ग लेंगे वो भी आपस में समरूप होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर दिया गया है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज, समबाहु ना, तो हम लोग लिख लेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर खाली जगह में समबाहु भराया ना, तो इसको अंडरलाइन कर देना है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझ में आ रहा है सबको। देखो क्लियर हो गया, पहला दूसरा तीसरा इसका क्लियर हो गया। अब इसका चौथा सवाल देखो, चौथा में यहाँ पर दे रखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, देखो अभी हम बोले थे ना कि समरूप के लिए दो कंडीशन है कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, और संगत भुजा समान अनुपात में। तो यहाँ पर देखो सवाल में दिया गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर ना। तो हम लोग यहाँ पर पहला वाला खाली जगह में क्या भरेंगे, बराबर भरेंगे। क्लियर। और दूसरा वाला जो है उसमें आगे देखो दिया गया है तथा उनकी भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समानुपाती, समानुपाती। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जाए कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज सर्वांगसम होते हैं, यहाँ समरूप को अगर सर्वांगसम में चेंज कर दे तो दोनों कॉस्ट में क्या भरा जाएगा, यानी दोनों खाली जगह में बराबर बराबर भराएगा। क्लियर। तब यहाँ पर समानुपाती नहीं होगा। पहला तो सवाल सबको क्लियर हो गया। अब देखो इसी में दूसरा सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला दिया गया है कि दो समरूप आकृति, और दूसरा दिया गया है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। पहला में दिया गया है कि समरूप आकृति, यानी कि दो ऐसी आकृति लेना है जो दोनों आकृति आपस में समरूप हो, और दूसरा में दिया गया है कि दो ऐसी आकृति लेना है जो आपस में समरूप नहीं हो। क्लियर। तो पहला में क्या है, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति में हम लोग इजी वे में या तो दो हम वृत्त बना सकते हैं, या दो वर्ग बना सकते हैं, या दो समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन बनाओगे तो दोनों का जो है भुजा दर्शा देना। अगर वर्ग बना रहे हो तो वर्ग का भुजा, अगर वृत्त बना रहे हो तो उसमें त्रिज्या दर्शा देना, अगर समबाहु त्रिभुज बना रहे हो तो उसमें भी तीनों भुजा दर्शा देना। देखो यहाँ पर दूसरा का जो पहला सवाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहले जो
समरूप आकृति, पहला में क्या दिया गया है कि समरूप आकृति। आकृति तो हमें लेना है यहाँ पर, लेकिन कैसी आकृति लेना है, जो आपस में समरूप हो। क्लियर। तो समरूप आकृति के लिए हम 3 बात याद रखेंगे, वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। वर्ग यानी वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, याद रहेगा सबको। तो इसमें हो सकता है किसी को मन में हो कि सर हम 2 वृत्त लेंगे तो गलती हो जाएगा। बिल्कुल गलती नहीं होगा। ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, तो जरूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट का आंसर सेम ही हो। क्लियर। किसी को मन में आएगा कि सर हम 2 जो है ना त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्लियर। ऐसे करके मान लो यहाँ पर ABC, यहाँ पर मान लो PQR। अब ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये सब क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। इसमें मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कोण तो ऑटोमेटिक सब कितना कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। कल बताए थे ना कि समबाहु त्रिभुज में याद रखना कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। कैसे, तो 180 में 300 भाग दोगे तो 60 डिग्री निकलेगा। इसका मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। क्योंकि देखो जब यहाँ पर जब भुजा सब बराबर है तो कोण सब भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोण सब बराबर है तो भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। यहाँ तक हम ये उदाहरण लिए हैं। किसी को मन में आएगा कि सर हम तो 2 वृत्त ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 वृत्त भी ले सकते हो। मान लो इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। यहाँ O कर दो, यहाँ P कर दो, यहाँ O कर दो, यहाँ A कर दो, कुछ भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया। या फिर 2 वर्ग भी बना सकते हो, ठीक। लेकिन एक ही देना है, यहाँ पर 2 चित्र लेकर के एक उदाहरण दे देना है। हो गया ना, बन जाएगा सबसे। तो ये दूसरा का पहला हो गया समरूप आकृति वाला। अब हम लोग चलते हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। जिसको समझ में नहीं आएगा तो पूछना, जिसको अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो बेहिचक पूछना कि नहीं कैसे पूछेंगे, ये वाली बात नहीं। अब अगला देखो, जो आकृति समरूप नहीं होंगे उसको लेना है उदाहरण में। क्लियर। तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा का जो दूसरा सवाल है, देखो उसमें जो समरूप नहीं है, तो ये वाला सवाल में बहुत स्टूडेंट को होता है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है, वो क्या करते हैं कि 2 आकृति ले लेते हैं, दोनों में भुजा समान अनुपात कर देते हैं और कहते हैं तो सर हो गया समरूप। लेकिन फिर कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कोण बराबर नहीं होगा तो भी समरूप आकृति नहीं होगा, ठीक। अब देखो दूसरा में दिया गया है, दूसरा का जो दूसरा सवाल है, दूसरा का दूसरा सवाल में दिया गया है यहाँ पर कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। क्लियर। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, हम एक वर्ग बना लेते हैं और एक क्या करते हैं तो समचतुर्भुज बना लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम होता है। ABCD, यहाँ पर PQRS मान लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये सब कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हो गया ना। अगर ये वाला 2 है तो सब 2 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है। और ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में भी सब कोण यानी सब भुजा क्या होगा, बराबर। कोण सब बराबर नहीं होगा लेकिन भुजा सब बराबर होगा। देखो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है। वर्ग में जो है ना भुजा तो बराबर होगा, भुजा बराबर इसमें भी होगा। तो ये हो गया दोनों में समानता। दोनों में असमानता क्या है, तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। याद रखना, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर। और इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये खाली बस चारों कोण मिल करके 360 डिग्री के बराबर होगा। इसमें भी चारों कोण मिला करके 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर। तो अब इसमें फिक्स है कि 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इतना याद रखना कि जब भुजा समान है और कोण असमान है तो वो कैसी यानी कि चतुर्भुज तो होगा, लेकिन कौन सा चतुर्भुज, तो समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज। लेकिन जब भुजा भी बराबर और कोण भी बराबर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कोण अगर 90 90 90 90 90 हो जाए, यानी कि चारों 90 हो जाए और सभी भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। और सिर्फ चारों भुजा ही बराबर हो, कोण बराबर नहीं हो, तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज। तो दोनों में क्लियर हो गया। तो अब देखो ये जो 2 आकृति हम बनाए हैं, तो इसको अगर
अनुपात करोगे तो ये समान अनुपात में होगा, क्योंकि 2/2 1 होगा, 2/2 1 होगा, 2/2 1 होगा, 2/2 1 होगा, तो 1:1:1:1 होगा, तो समानुपाती हो गया ना। तो क्या ये समरूप होगा? नहीं होगा, क्योंकि फिर कोण तो बराबर होना चाहिए ना, तो कोण बराबर नहीं ना है। देख रहे हो, ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा, कभी नहीं होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा में बला आकृति कर देंगे। क्लियर हो गया। चलो हम लोग इसका तीसरा, यानी कि ये जो है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। तीसरा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर तीसरा सवाल दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, समरूप चतुर्भुज का जो गुणधर्म है इस पर प्रयोग करेंगे। क्लियर। प्रयोग करने के बाद यदि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब कहने का ये हुआ कि संगत कोण बराबर है और अगर संगत भुजा समान अनुपात में है, तब हम लोग लिखेंगे कि हाँ ये दोनों आकृति समरूप है। अगर मान लो संगत भुजा बराबर हो गया, संगत कोण बराबर हो गया और संगत भुजा समान अनुपात में नहीं हुआ, तब हम लोग लिखेंगे कि समरूप नहीं है। या हो सकता है भुजा समान अनुपात में हो गया लेकिन संगत कोण बराबर नहीं हुआ, तो भी हम लोग क्या लिखेंगे कि आकृति समरूप नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो दो आकृति दिया गया है, इसको तो हम लोग देख करके ही कह सकते हैं कि ये आकृति यानी कि समरूप नहीं है। कहोगे कैसे? इसमें दूसरा वाला आकृति में देखोगे तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर देखो चित्र बनाते हैं, समझ में सबको अच्छा से आएगा। ऐसे ही ना चित्र है पहला वाला। यहाँ पर देखो S दिया गया है, यहाँ पर R दिया गया है, यहाँ पर Q दिया गया है, यहाँ पर P दिया गया है। क्लियर। सभी भुजा इसमें क्या है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर जो है सभी भुजा है इसका। ठीक। और कोण का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमको दिखने से तो लगता है कि 90 डिग्री नहीं है, लगता है 90 डिग्री। अब एक दूसरा आकृति है, वो सीधा सीधा है, ऐसे ऐसे है। ठीक। अब देखो दूसरा आकृति ऐसे है, पहला आकृति ऐसे है। इसमें यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ABCD दिया गया है ना। अब देखो ऐसे 90 का यहाँ पर सिंबल बना दिया है। अगर कहीं पर मान लो कि कोई आकृति है उसमें अगर ऐसे कर दे तो समझ लेना कि 90 का सिंबल है। तो ये जो सिंबल है ये किसका है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। और इसका सभी भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो अब देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आकृति समरूप होगा कि समरूप नहीं होगा? तो हम लोग इसका आंसर देंगे कि नहीं होगा। कोई कहेगा कैसे ये समरूप नहीं होगा, तो वहाँ पर आंसर ये होगा कि यहाँ पर जो है भुजा, संगत भुजा जो है समान अनुपात में तो है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए जो है ये आकृति क्या होगा समरूप आकृति नहीं है। क्लियर। तो अब बोलो दूसरा का जो दूसरा सवाल है ये समरूप आकृति का उदाहरण है कि समरूप आकृति नहीं का उदाहरण है? ये समरूप आकृति नहीं का उदाहरण है। ठीक। तो जैसे हम लोग इसको बनाए हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व किए हैं। क्लियर। समरूप के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए। क्लियर। तो आज का जो ये चैप्टर था 6.1 आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। तो अगले वीडियो में हम लोग 6.2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्लियर।